अब उसके बाद में आती है आपकी हाई पेइंग जॉब्स, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। आप इनका भी आंकड़ा देख लीजिए, ये कितना परसेंट है, 20%। गवर्नमेंट जॉब का एक बार आंकड़ा देखिए क्या है, ये यूपीएससी के आपके पिछले 7 साल का डाटा है, पिछले 7 साल का डाटा यूपीएससी का, कि 2017 में 9,60,000 बच्चों ने प्रीलिम दिया और 1,056 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 2018 में 10.5 लाख बच्चों ने प्रीलिम दिया, 759 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 2019 में 8 लाख, सिलेक्शन 829, 2020 में 10.5 लाख, सिलेक्शन 796, 2021 में 11 लाख, सिलेक्शन 761, 2022 में 11.5 लाख प्रीलिम्स, 840 का सिलेक्शन। 2023 के अंदर 13 लाख ने प्रीलिम्स अप्लाई किया और सिलेक्शन हुआ 900 लोगों का। क्या समझ में आता है 7 साल के ग्राफ से कि 1000 से ज्यादा वैकेंसी नहीं है। 1000 से ज्यादा यूपीएससी आपके सिविल सर्विसेज की वैकेंसी एक साल में 1000 से ज्यादा नहीं है। जिन बच्चों ने इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, जो इंटरव्यू तक फाइट कर गए हैं, वो 99.9% एलिजिबल है टू बी क्वालिफाई एज ए यूपीएससी फॉर सिविल सर्विसेज। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2023 में 13 लाख बच्चों ने प्रीलिम दिया, लेकिन सिलेक्शन इंटरव्यू तक पहुंचे 2,916 बच्चे, सिलेक्शन 900 का ही हुआ। इसका मतलब 2016 बच्चे जो इंटरव्यू देने के बाद में फेल हुए हैं, वो 100% एलिजिबल हैं टू बिकम अ यूपीएससी क्वालिफायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वैकेंसी कितनी है, 900। कितनी वैकेंसी है, 900। इस वजह से अगली बार का आप जो है कि वेट कीजिए, और अगली बार क्या पता आपसे ज्यादा और क्वालिफाइड आ जाए जो 1 नंबर ज्यादा ले ले। अब इंटरव्यू में होता क्या है, इंटरव्यू में यह होता है साहब कि अगर आपको पास करना है तो आपके पिताजी का नाम पूछा जाएगा, और अगर आपको फेल करना है तो मेरे पिताजी का नाम पूछा जाएगा। वो कोई भी जॉब हो, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ये इंटरव्यू लेने वाले पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आप काबिलियत नहीं होती तो इंटरव्यू तक पहुंचते ही नहीं। किसी ने अगर 12th फेल मूवी देखी हो तो उसको मैं सही तरीके से और एक्सप्लेन कर सकता हूं, हाथ खड़ा करें। 12th फेल मूवी बनी है मनोज शर्मा आईपीएस के ऊपर, वो उसका चौथा अटेम्प्ट था जिसमें उसका इंटरव्यू दिखाया गया। अब चौथा इंटरव्यू जब वो देने के लिए जाता है तो उसमें उस इंटरव्यू पैनल के अंदर 5 लोगों के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में एक खड़ूस सा आदमी बैठा होता है, मनोज यादव सर जैसा, ऐसा एक बिल्कुल उम्रदराज और मोटे पेट वाला, ऐसे सूटेड बूटेड आदमी, जो बहुत मतलब जो है कि कॉन्फिडेंट अपने आप को दिखा रहा था। तो जब वो मनोज शर्मा से पूछता है कि आप 12वीं में फेल क्यों हुए, तो मनोज शर्मा उसको सही रिप्लाई देता है, मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि उस साल नकल नहीं हुई थी। तो इस बात से वो व्यक्ति चिढ़ जाता है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो सोचते हैं कि एक गांव का आदमी, एक देसी देहात आदमी, एक हिंदी मीडियम का आदमी ऐसी सर्विसेज में नहीं आना चाहिए जहां पर उसे हजारों लाखों लोगों को डील करना पड़े, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, ये गंवार आदमी है। यानी कि जो अच्छे कॉलेजों में, अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ के आया है, जिसको अंग्रेजी बोलनी आती है, उसे ही हमारे देश में पढ़ा लिखा माना जाता है। जो हिंदी में बात करता है, जो देसी भाषा बात करता है, उसकी इज्जत नहीं होती है। तो उसने उसके लिए राय कायम कर ली, ये देहाती आदमी है, ये नकल मार करके यहां तक पहुंचा है, ये किसी भी हाल में आईपीएस नहीं बनना चाहिए। लेकिन भला हो उस पैनल में एक महिला का कि जिसने उसकी जो संवेदना थी उसको समझा और उसको वापस बुलाया, उसका सिलेक्शन हो गया। नहीं तो मनोज शर्मा का चौथे अटेम्प्ट में अभी सिलेक्शन नहीं होना था। क्या मेरी बात से सहमत हैं? जिन्होंने मूवी देखी, क्या मेरी बात से सहमत है? इसलिए मैंने कहा कि साहब जो लड़का इंटरव्यू तक पहुंच गया है वो तो क्वालिफाई है ऑलरेडी, बस प्रॉब्लम ये है कि वैकेंसी नहीं है, इस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। बात समझ में आ गई?
यस और नो? अरे हाँ या ना? अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट जॉब्स की या सरकारी जॉब्स की भी, जो हाई पेइंग जॉब्स हैं, जिनमें अच्छी एजुकेशन के साथ में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। फिर वो चाहे डॉक्टर की जॉब हो, फिर वो चाहे इंजीनियर की जॉब हो, पायलट की जॉब हो, या फिर जज, वकील, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के उनकी जॉब हो, या फिर साइंटिस्ट की जॉब हो। तो मैंने यहाँ पर 3 आपके प्रोफेशन का कॉलेजों का मैंने डाटा निकाला है कि भाई देखिए, अगर आपके बच्चे को इंजीनियर बनना हो तो उसके पास ना 2 ऑप्शन है। या तो उसके पास इतना हुनर हो कि वो सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन करवा ले, जहां पर उसका जो है कि कम पैसों में, कम फीस में उसका डॉक्टरी हो जाएगी। सहमत है बात से? यस और नो? ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ट्राई नहीं करते, करते हैं, नहीं करते, करते हैं, लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम आती है। किस चीज की? सीट्स कम होती है। सरकारी कॉलेज की सीट्स कम होती हैं। तो मान लीजिए किसी कॉलेज में 300 वैकेंसी है, तो राजस्थान से 300 ही तो बच्चे, या ऑल ओवर इंडिया से 300 ही बच्चे तो आएंगे। बात समझ में आ रही? यस और नो? तो जो टॉप 300 में आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सब कहां का रुख करेंगे? प्राइवेट कॉलेज का। कहां का? प्राइवेट कॉलेज। अब प्राइवेट कॉलेज में भी कॉलेज की मान्यता के आधार पर उसकी डिग्री की वैल्यू होती है कि कॉलेज कितना महंगा कॉलेज है। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि कॉलेज की फीस कितनी ज्यादा है, उसके आधार पर उसकी डिग्री की वैल्यू है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बिट्स पिलानी की 4 साल की फीस है 22,88,000 रुपए। टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है, और ये केवल एकेडमिक फीस है, केवल एकेडमिक फीस। आपका रेजिडेंशियल खर्चा, खाना पीना, हॉस्टल का खर्चा वो अलग है। यानी कि 40 लाख रुपए मिनिमम चाहिए साथ, तब आप अपने बच्चे को सिविल कॉलेज से, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज से आप इंजीनियरिंग करा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से। समझ में आ गई बात? डॉक्टर बनाना है 80 लाख रुपए चाहिए। श्रीमती बीके शाह मेडिकल कॉलेज की ये फीस है। 1 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम, रेजिडेंशियल खर्चा लगा करके, एडमिशन खर्चा लगा करके। पायलट बनाना है 36 लाख रुपया चाहिए, खाना पीना लगा करके कम से कम भी तो 40 लाख रुपया इसमें लगेगा। यानी कि आज की डेट में अगर प्राइवेट कॉलेजों से अगर आपको अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो 40 से 50 लाख रुपए से नीचे कोई भी कोर्स नहीं होने वाला। बात समझ में आ गई? यस और नो? और इस अभाव में या तो हमारा बच्चा उस वैकेंसी को क्वालिफाई नहीं कर पाया, और या फिर हमारे पास पैसे नहीं है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम आज की डेट में लो सैलरी वाला पैकेज वाली जॉब करने को मजबूर हो जाते हैं। अगर यहाँ पर इन चारों ऑप्शन को एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है इन्वेस्टर का। क्या हम इन्वेस्टर बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? न तो हमारे पास न पैसा है, न पैसे का रिस्क लेने की क्षमता, ना ही हमारे पास मार्केट का नॉलेज है, ना एक्सपीरियंस है, जिस वजह से हम इन्वेस्टर नहीं बन सकते। बिजनेसमैन बनने के लिए लॉट्स ऑफ टाइम, उस बिजनेस को पूरा 100% टाइम देना पड़ेगा। बिजनेस का नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, हाई इन्वेस्टमेंट, हाई रिस्क। बात कर रहा हूं अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, न जिंदगी में कभी टाइम होगा, न जिंदगी में कभी पैसा होगा, और कंपटीशन सादा सीधे हमारा किसके है, किसके साथ है? टाटा, अंबानी, जेफ बेजोस, जैक मा जैसे बिग प्लेयर्स के साथ में। उसके बाद अगर नौकरी वाले लोगों की बात करूं दोस्तों, तो नौकरी वाला व्यक्ति भूखा कभी मरेगा नहीं, और पैसा वाला कभी बनेगा नहीं। हाँ या ना? यस और नो? और इन सब कारणों से दोस्तों हम आज 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए महीने से कम कमाने पे मजबूर हैं। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। चाहे हम दुकानदारी कर रहे हैं, चाहे हम खेती किसानी कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, हमारी आज 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम जाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। हाँ या ना? यस और नो? और अगर कोई 1 लाख रुपए कमा भी रहा है व्यक्ति आज की डेट में, इस 2000 में आपके 25 में बात कर रहा हूं, अगर कोई 1 लाख रुपए कमा भी रहा है तो वो भी कोई बहुत अच्छा जीवन नहीं जी रहा है। उसके घर में भी रोज पनीर नहीं बन रहा है, वो भी रोज दाल रोटी ही खा सकता है। अपनी मर्जी से ना वो खा सकता है, ना अपनी मर्जी से पहन सकता है, ना ओढ़ सकता है। क्या मेरी बात से सहमत है? यस और नो? क्यों? उसके पीछे कारण है दोस्तों इन्फ्लेशन और एडिशनल एक्सपेंसेस। सबसे पहले समझेंगे हम इन्फ्लेशन चार्ट को। इन्फ्लेशन चार्ट में पिछले 100 साल का आपका समझाना चाहूंगा। आज मैं 1 लाख रुपए की वैल्यू क्यों नहीं बता रहा हूं, उसके पीछे कारण है पिछले 100 साल की महंगाई दर देखिए, महंगाई का चार्ट देखिए, किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है। आज हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं जिनकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए है,
उस परिवार का गुजारा आज से 100 साल पहले 1920 में 1 रुपए में हो जाया करता था। कितने में? 1 रुपए में। हर 20 साल में आपके घरेलू दैनिक खर्च में 1 जीरो बढ़ जाएगा साथियों। 1 जीरो का मतलब है 1940 में हमारे परिवार को 10 रुपए की आवश्यकता पड़ी और 1960 में हमारे परिवार को 100 रुपए की आवश्यकता पड़ी। अब यहाँ पर हम लोग तो 1960 से पहले के बारे में नहीं जानते, लेकिन 1980 के बाद में हम सब समझ जाएंगे। 1980 में हम में से कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हो जो जॉब करता हो या फिर उसके पिताजी जॉब करते हो तो प्लीज हाथ उठाए। क्या आपके पिताजी की सैलरी 1000 से ज्यादा थी या आपकी सैलरी 1000 से ज्यादा थी? जी सर। कब सर आप भर्ती हुए थे? खड़े हो जाए प्लीज। है कौन से साल में? 1980 में। किस विभाग में सर? बैंक में। तो आपकी सैलरी कितनी थी? पिताजी थे, कितनी सैलरी थी? 1000 रुपए। मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? तो तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि 1920, 1940, 1960 में हम लोग पैदा नहीं हुए थे। 1960 और 80 के बीच में हमारे पिताजी लोग जो पैदा हुए जिनके, उनके घर में जब वो जॉब लगी होगी या फिर उस समय पर कहीं से भी खेती से दुकानदारी से अगर 1000 रुपए भी आ रहा होगा तो भी जीवन चल रहा होगा। यस और नो? अरे हाँ या ना? ओके। उसके बाद में सन 2000 की हम बात कर लेते हैं। जो लोग 2000 के आसपास जिनकी जॉब लगी है, सन 2000 के आसपास, वो लोग हाथ खड़ा करें प्लीज। सर आप किस कब हुए थे भर्ती? 97 में। तो 97 में क्या सैलरी थी आपकी? 720 रुपए। उसके बाद में आपके सन 2000 तक आते आते कितनी हुई थी? 10,000 रुपए कब हुई थी आपकी? 99 के बाद। मैं क्या बात कर रहा हूँ? मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ जी। आपने पापा किसमें? 10,000 रुपए किसमें थे? मंगलम प्राइवेट में। 2003 में 10,000 रुपए सैलरी थी। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? ओके। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि जो मैं बातें कर रहा हूँ बेमतलब की? हाथ खड़ा करें। समझ में आ रही है आप लोगों को? अरे समझ में आ रहा है? तो फिर ये कौन बेचैन आत्माएं हैं जो ये बीच में उड़ करके जा रही है? मैं इतनी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा हूँ, इतनी सही बातें बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो शायद आपको किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगी, किसी संस्था के माध्यम से आपको जानने को नहीं मिलेगी। हाँ या ना? मैंने अभी तक अपने बिजनेस की बात की है क्या? मैंने अभी तक केवल आपके काम की बात की, अपने काम की तो बात नहीं की। तो फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भाई साहब, आपका भगवान भी आकर के भला नहीं कर सकता। मेरा तो नाम ही भगवान है, असली का भगवान थोड़ी हूं। ओके, तो वापस पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। तो सन 2000 में हमारे पास अब 2 एग्जाम्पल है। मनोज यादव जी आर्मी में थे और इनके पापा प्राइवेट जॉब में थे। 2003 में इनकी सन 2000 के आसपास 10,000 रुपए सैलरी थी उनके। 2003 में उनके पापा की 10,000 रुपए सैलरी, 10,000 रुपए सैलरी थी। हो गया? क्रॉस चेक हो गया? यस और नो? अब जो व्यक्ति सन 2000 में 10,000 रुपए ले रहा था, आज 2020 में उसकी सैलरी होगी 1 लाख रुपए। कितनी होगी? 1 लाख। 1 लाख रुपए। आपके पिताजी अभी भी जॉब में है। क्या सैलरी है? 50,000 भी अभी तक नहीं पहुंची है। आपकी कितनी आपकी पेंशन मिलती है? कितनी पेंशन मिलती है अभी? 28,000 रुपए। अगर आज अभी आप जॉब कर रहे होते तो सुविधार होते या रिटायर आ गए होते? कर रहे होते तो आपकी कितनी सैलरी होती? 80-85,000। यानी कि सन 2000 में जिसकी 10,000 रुपए सैलरी थी, वो व्यक्ति अभी भी 1 लाख रुपए तक नहीं पहुंचा। मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? अरे हाँ या ना? जैसे वो सज्जन की हम बात कर रहे थे जो सबसे पहले खड़े हुए थे, सर हाथ खड़ा करें, जिनके पिताजी 1000 रुपए में 1980 में बैंक में जॉब करते थे। आज आप क्या जॉब करते हैं सर? हैं? बिजनेस करते हैं। बहुत बढ़िया सर। आज आपकी वर्तमान, माफ करना पूछना नहीं चाहिए बिजनेसमैन से, वर्तमान का सर इनकम है 50,000। जी सर।
1983 में कितनी मिलती थी सैलरी? 490 रुपए। सर सर्विंग रिटायर हो गए? रिटायर हो गए, तो अभी पेंशन मिल रही है सर 10,000। ओके, अब 2020 में आप 1 लाख रुपए पहुंच गए थे। मेरी बात, ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इन्होंने 80 से 1980 से 2020 तक का पूरा सफर में 80 में सर की सैलरी 400 प्लस 700 480, और सन 2000 में आप पहुंच गए थे 10,000 के आसपास, और 2020 में पहुंच गए थे 1 लाख के आसपास। अब मेरा जो मैथमेटिक्स है वो सेट हो गया। अरे हाँ या ना? मानते हो नहीं मानते हो? हाँ, तो मैं मनवा के छोड़ूंगा ऐसे थोड़ी। इसी बीच में चुटकुला याद आएगा, सुना दूं? वो जरूरी है ना, मनोरंजन जरूरी है। क्या हुआ कि एक मनोज सर जैसा एक फौजी था, खड़े होना सर, मनोज सर जैसा एक फौजी था, तो वो छुट्टी आया तो ऐसे दिन में घूमने के लिए वो दुकान में चला गया, चौराहे पे चला गया, और वहां से वो 5 किलो घी की पीपी लेकर के आया और अपनी वाइफ को बोला, ले भगवान आज हलवा बना ले। बोला ये घी कहां से लाए? बोला अरे शर्त में जीत करके लाया। बोला कैसी शर्त? बोला अरे वो रामफल ने शर्त लगा ली थी कि बकरी के 3 थन होते हैं। तो बोले नहीं, वो उसने कहा कि बकरी के 2 थन होते हैं, उसकी वाइफ ने। बोला मैं कह रहा हूँ ना 3 होते हैं। बोला नहीं नहीं 2 होते हैं। तो उसने अपनी औरत को अच्छी तरह से पीट दिया। किसने? फौजी ने। तो फौजी की वाइफ को मानना पड़ा कि हाँ भगवान बकरी के 3 थन होते हैं। तो फौजी बोला कि वो रामफल भी ऐसे ही माना था। समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया वो घर में जाकर के हंसना। राइट? कहने का मतलब हंसी मजाक की बात है। तो मीनवाइल मैं आपको जो बात कर रहा हूं उसे साबित करूंगा, उसके बाद मेरी बात पे यकीन करना। राइट? ओके। तो आज 2020 में अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है तो 2040 में उस परिवार को कितना चाहिए होगा घर चलाने के लिए? कितना चाहिए होगा? क्योंकि 1 0 और बढ़ जाएगा। कितना चाहिए होगा? 10 लाख। 10 लाख। कितना चाहिए होगा? 10 लाख रुपए। अब सर ये एग्रीकल्चर विभाग वाले सर, आपके बच्चे ऐसा कोई जॉब कर रहे हैं जिससे कि 2040 तक उनकी सैलरी 10 लाख रुपए हो जाएगी? मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? बस मैं ये मैसेज, थैंक यू सर, बस मैं ये मैसेज देना चाह रहा था आपकी सच्चाई के लिए, आपकी ईमानदारी के लिए। एक बार सर के लिए जोरदार। अगर 10 लाख रुपए आपने 2040 में नहीं कमाया तो दोस्तों जो 1 लाख रुपए में आज घर चलाना मुश्किल हो रहा है, फिर सोचिए 2040 में क्या सिनेरियो होगा। मेरी बात समझ आ गई? कुल मिलाकर के बात यह है कि 2020 के 1 लाख रुपए का मूल्य है 10,000 रुपए सन 2000 की। सन 2000 में जो 10,000 रुपए की कीमत थी वो आज 1 लाख रुपए की कीमत है। बस मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ। आया ना? यस और नो? 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से न पहन सकता है, न खा सकता है, न अपनी मर्जी के स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकता है, न अपनी मर्जी के घर में रह सकता है, न अपनी मर्जी के रिश्ते के अनुसार अपने बच्ची की शादी कर सकता है। आया ना? यस और नो? दोस्तों इतना ही नहीं, इससे बड़ा चैलेंज और है, और वो बड़ा चैलेंज ये है कि पिछले 20-30 सालों में बहुत कुछ घटित हो गया है। ये डिजिटल युग है। ये जो एरा है वो डिजिटल है, कंप्यूटर का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, और इस इंटरनेट के जमाने में हमारे अनावश्यक खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। इंटरनेट के जमाना में क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। एडिशनल एक्सपेंसेस में क्या क्या बढ़ गया है। आज से 30 साल पहले लोगों के घरों में लाइट नहीं थी, हाँ या ना? आज लाइट का खर्चा बढ़ गया, यस और नो? आज से 30 साल पहले जब 15 रुपए में 5 लीटर केरोसिन आ जाता था, क्या आ जाता था? केरोसिन से, उससे हम लालटेन से हम पढ़ाई किया करते थे, यस और नो? किस किस ने पढ़ाई की है? और आज आपके बिजली का बिल कितना आता है? 1500 2000, हाँ या ना? मतलब महंगाई समझ रहे हो? 1500 गुना बढ़ गई। सीधी सीधी बात, सीधी सीधी बात, समझ रहे बात को? टेलीफोन का खर्चा बढ़ गया,
आज से 25 साल पहले तक भी हमारे गांव में किसी किसी घर में लैंडलाइन फोन हुआ करता था, बीएसएनएल का। और जिस घर में फोन भी हुआ करता था उसका महीने का बिल था 250, वो मशीन आती थी 500 रुपए की। लेकिन आज घर में जितने प्राणी हैं उतने फोन निश्चित तौर पर है, यस और नो। कंप्यूटर आया, फिर उसके बाद लैपटॉप आ गए, फिर आईपैड आ गया, टैब आ गया, कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कभी आप जोड़ना बैठ करके आप कितने रुपए मोबाइलों में खर्चे कर चुके हो, जोड़ना कभी बैठ करके। अब ये इनके बिना जीवन भी तो नहीं है ना। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? आप मोबाइल फोन के बिना, टीवी के बिना, फ्रिज के बिना, वॉशिंग मशीन के बिना क्या आप जीवन चला सकते हो? ये तो जीवन का हिस्सा बना दिया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? इसके पीछे मतलब ये जहां कहते हैं कि विकास है, क्या है? विकास है, वहां ही तो विनाश है मेरे दोस्त। जहां विकास है वहीं विनाश है। ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो किसकी वजह से बढ़ रही है? विकास की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से। चाहे एग्रीकल्चर लैंड आपके इसमें बढ़ गई, आपके जहां बिल्डिंगें बन चुकी हैं, जहां जंगल कट चुके हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो एसी तो चाहिए चाहिए, बिना एसी के कैसे जिएंगे? सही है ना? ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज चाहिए चाहिए, पंखा चाहिए चाहिए, लाइट चाहिए चाहिए। आज नहीं तो हम सिविलाइज नहीं कहलाएंगे ना। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? मैं तो सोचता हूँ कि हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे जो जंगलों में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, नंगे घुमा करते थे, जिंदा लड़ा हु करके अपना मस्त जीवन जीते थे। किसने सिविलाइजेशन लेकर के आया? और आज पैसे के जितना पैसा कमा ले उतना आदमी जो है कि कम है, जितना कमा ले खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। आज से 25-30 साल पहले क्या किसी को पता भी होगा कि हनीमून क्या होता है? सुना भी होगा क्या किसी ने? हनीमून का खर्चा बढ़ गया, आपकी वेडिंग का खर्चा बढ़ गया। पहले शादियां गांव में, जो गांव ग्राम पंचायत के जो बर्तन होते थे उन्हीं बर्तनों से, उन्हीं टेंटों से हो जाया करती थी। कोई कैटरिंग वाला नहीं होता था, कोई बैंक्वेट हॉल का खर्चा नहीं होता था। अरे हाँ ना? गांव के लोग ही मिलजुल करके शादियां करवा दिया। मेरे को खूब अच्छे तरीके से याद है जब मेरी सबसे बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी, मैं उस समय पर शायद 7th या 8th क्लास में था। दोस्तों 35,000 में शादी हो गई थी, दहेज में साइकिल दी थी। साइकिल में उस समय बहुत बड़ा वाहन हुआ करता था। समझ रहे बात को? यस और नो? अब आज के 35,000 में शादी हो सकती है? भाई साहब 35,000 में तो लहंगा ना आए तो लहंगा। अरे हाँ कि ना? यस और नो? तो कहने का तात्पर्य है ये सब आपके अनावश्यक लाइफ स्टाइल के जो खर्चे बढ़ रहे हैं, किसके? लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के जो खर्चे बढ़ रहे हैं, ये खर्चे कैसे निकालोगे आप? ये प्रॉब्लम है। कपड़ों का खर्चा बढ़ गया। अभी परसों की बात है, मैं घर में था, परसों की बात है, मैं घर में था, तो मैं लिविंग रूम में बैठा हुआ था। लिविंग रूम से मेरा बेडरूम दिखता है और बेडरूम की जो अलमारी होगी वो आप ये पूरा पोर्शन लगा दीजिए, इतनी बड़ी अलमारी है और वो केवल मेरी वाइफ की अलमारी है, उसमें केवल मेरी वाइफ के कपड़े हैं। जब भी कहीं जाना होता है, शादी होती है, कहीं घूमने के लिए टूर पर जाना होता है, एनिवर्सरी आती है, करवा चौथ आता है, मेरी वाइफ के पास, बेचारी के पास कपड़े ही नहीं होते। और भगवान कसम कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, कसम खा करके कह रहा हूं, अलमारी में रखने की जगह नहीं है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, पूरा एक पोर्शन तो पूरा साड़ियों का भरा हुआ है और उसके पास से बेचारे के पास कपड़े नहीं है। अरे ये तो पिछले करवा चौथ में पहनी थी, ये तो एनिवर्सरी में पहनी थी, अब मैं इसे दोबारा थोड़ी पहनूंगी। एक बार जो फेसबुक पर फोटो डल गई वो दोबारा उसे सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यस और नो? अरे हाँ या ना? ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, तो आप हम लेडीजों को बड़ा कैजुअली ले लेते हैं। मेरे लिए भी तो चैलेंज है। मैं अगर आज बिजनेस में आया हूं तो मेरे लिए भी तो चैलेंज है यार कि मैंने पिछली बार कौन सा सूट पहना था जब मैं कोटा गया था, इस बार मेरा सूट दूसरा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वो किसी ने भी ना पहना हो। आते ही मैं सबसे पहले ये देखता हूं मेरा जैसा सूट किसी ने पहना तो नहीं है, कोई फालतू खर्चा नहीं है क्या? ये लाइफ मतलब दिखावा की जिंदगी है या नहीं है? और अगर आप इस दिखावे की जिंदगी में अगर आप एक साधारण सा जीवन जियोगे तो
तो साहब आपके परिवार वाले, आपके बच्चे कॉम्प्लेक्शन का शिकार हो जाएंगे, हीन भावना का शिकार हो जाएंगे। अगर आज आपकी बच्ची के पास में आईफोन नहीं है, अगर वो कॉलेज जाती है, उसके पास में आईफोन नहीं है, उसके पास में अच्छी जीन नहीं है, अच्छी टी शर्ट नहीं है, अच्छे स्नीकर नहीं है, तो वहां उसको कोई दोस्त नहीं बनाएगा। उसे कहेंगे बहन जी कहां से आई, चल 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 चल। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये बच्चियां जितनी बैठी यहाँ पर मेरे गवाह हैं इस बात को। अरे आया ना, कोई उसे दोस्त नहीं बनाएगा, कोई उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? ये लाइफ स्टाइल के खर्चे हैं। किसके खर्चे हैं? लाइफ स्टाइल के खर्चे हैं। और बच्चा अगर अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, अगर उसके हाथ में आईफोन नहीं होगा, अच्छे स्नीकर नहीं होंगे, तो साहब वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा उसका। वो कितना ही अच्छा टैलेंटेड हो, कितना ही पढ़ने में होशियार हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, लेकिन उसका आत्मविश्वास कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। ये मेरी बात याद रखना। आत्मविश्वास डेवलप होने के लिए आज की डेट में इंसान का कॉन्फिडेंट दिखना जरूरी है। और कॉन्फिडेंट सबसे पहले आता ही ड्रेसिंग सेंस से। किससे आता है? ड्रेसिंग सेंस। अगर मैं ट्रेन में चला जाऊं ये सूट पहन करके, मेरे पास में टिकट नहीं भी है ना, तो टीटी मेरे से आप कह के बात करेगा। और अगर मैं नॉर्मल अपने जैसे पुराने हाल में चले जाऊं, जैसे मैं पहले पुराने कपड़े पहनता था, टिकट होने के बावजूद भी मेरे से 2 बार टिकट पूछा जाएगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस और नो? ये दुनिया का सच है साहब। हमने क्या पहना हुआ है, हमारे पास में क्या गैजेट्स है, क्या हमारे पास में एक्सेसरीज है, हमने जूते कौन से पहने, हमने बेल्ट कौन सी पहनी है, यहाँ तक कि लोग रुमाल तक देखते हैं कि इसने रुमाल कौन सा रखा हुआ है जेब के अंदर। ये तक चीजें सब नोट करते हैं, जज करते हैं लोग हमें। क्या करते हैं? पैसा कमाना क्यों जरूरी, मैं ये समझा रहा हूं आपको। आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपकी वाइफ बिना हार के जा रही है कहीं भी फंक्शन में, कोई आपका नीचे सोसाइटी में फंक्शन हो रहा है, कोई त्योहार हो रहा है, आप नोटिस करते हैं सब चीजें? अरे नोटिस करते हैं नहीं करते हैं, या फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को? हैं? पानी पियो। और आपकी वाइफ के पास गहने नहीं हो, जाने से कतराती है। ये चालू करने दो। वो नहीं जाना चाहती है। क्यों नहीं जाना चाहती है? क्योंकि उसकी सभी सहेलियों के पास बड़े बड़े हार हैं। हम लोगों में सोशलबाजी नहीं होती, हम लोगों में दिखावा नहीं होता, हम लोगों में कंपटीशन नहीं होता। लेकिन महिलाएं इन चीजों को बड़ा नोटिस करती कि किसने क्या पहना हुआ है, किसने क्या जेवर बना रखे हैं, असली है नकली है, सब पहचान लेते हैं। हमारी तरफ से तो जो पीला सब सोना है। आगे ना महिलाएं फट पकड़ लेती है असली है या नकली है। ये सर नो? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अरे होता नहीं होता? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है। अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो आप अपनी सोसाइटी में दबे हुए महसूस करेंगे। अपने ही समाज में आपके पास कौन सी गाड़ी है, लोगों में दिखावा इतना हो गया है ना, आप अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेंगे साहब। इनसिक्योर लोग दिखावा करने के लिए आज इतने पागल हो गए हैं। एक इंसान ने अपनी हीरे की अंगूठी बनाई। किसकी अंगूठी बनाई? हीरे की अंगूठी बनाई। वो पूरे गांव में घुमा तो साला उसको किसी ने नोटिस नहीं किया। उसने रात को अपने घर में आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। पूरे गांव वाले बाल्टी लेकर के, बाल्टी में पानी लेकर के बुझाने के लिए, और सबको बता रहा यहाँ डालो पानी, यहाँ डालो पानी, यहाँ डालो पानी, ऐसा बनाना। अरे समझ में आ रही बात? यस और नो? तो आपको दिखावा नहीं करना है, लेकिन अपने परिवार का आत्मविश्वास बढ़ाना है। क्या करना है? आत्मविश्वास बढ़ाना है। उसके लिए पैसा कमाना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो दोस्तों, अगर आपके पास में ऑप्शन नहीं है, आप ये सारे काम नहीं कर सकते हो जो चारों ऑप्शन हमने बताए, जहां से हम लाख रुपए महीने से ऊपर की इनकम नहीं कर सकते हैं, तो साथियों 21वीं सदी के इस क्रांतिकारी बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप सभी का स्वागत। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या समझना चाहते हो? समझना चाहते हो? तो साथियों
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की साधारण सी परिभाषा है, डायरेक्ट मतलब सीधे, सेल मतलब बेचना। सीधी सी बात, नो बकवास। डायरेक्ट मतलब सीधे और सेल मतलब बेचना। सीधे बेचने वाले बिजनेस को क्या कहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? जो भी सामान आप किसी रिटेलर से खरीदते हैं, दुकान से खरीदते हैं, वो एक चेन और प्रोसेस से आपके पास में होकर के आता है। रिटेलर के पास में सेल्स फोर्स पहुंचाती है, सेल्स फोर्स डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान होलसेलर से आता है, होलसेलर के पास में जो स्टेट का है वो कंट्री के होलसेलर या कंट्री सीएंडएफ से आता है, कंट्री सीएंडएफ के पास में कंपनी से सामान आता है। ये होता पूरा चेन ऑफ प्रोसेस सामान के डिस्ट्रीब्यूशन का। यानी कि उसमें हर एक का कमीशन सेट है। कंट्री सीएंडएफ वाले का 1% है, तो स्टेट वाले का 2% है, तो होलसेलर का आपका 3% है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का 4% है, तो रिटेलर का 10% है। इस प्रकार से पूरा कमीशन सबका सेट है। इसी प्रकार से उस सामान को दुकान में एक दुकानदार तब रखेगा जब उस दुकान का एक बड़ा नाम होगा, उस प्रोडक्ट का एक बड़ा नाम होगा। उसके लिए उस कंपनी को अपने प्रोडक्ट का नाम बड़ा बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट कराना जरूरी है। जिस सामान का जितना बड़ा सेलिब्रिटी प्रचार करेगा वो सामान उतना बड़ा हो जाएगा, उतना बड़ा ब्रांड वो बन जाएगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो ये प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बिजनेस। ये सालों से चला आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि प्रोडक्ट कंपनी से सीधे कस्टमर के पास में पहुंचता है, और इसका इतिहास 300 साल पुराना है। जिनको जानकारी नहीं है, आज मैं आपको एक एक पन्ना खोल करके बता दूंगा। कितना पुराना है? 300 साल पुराना। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत सन 1700 में हुई, यानी पेडलर नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से। इसने कोई कंपनी नहीं बनाई, लेकिन सबसे पहले इसी के दिमाग में आइडिया आया कि मुझे घर घर होम डिलीवरी करके प्रोडक्ट पहुंचाने का बिजनेस करना है। सबसे पहले दिमाग में इसके आइडिया आया, यानी पेडलर नाम के बंदे। उसके बाद में दोस्तों 1855 में साउथ वेस्टर्न कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल करने का काम शुरू किया। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का उस समय पर चलन नहीं था, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का उस समय पर चलन नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे? घर घर जाते थे और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का डेमो देते थे। जैसे फेशियल करते थे, फेस वॉश, क्रीम, स्क्रब, जेल, इन सब का क्या डेमो देते थे घर घर जाकर के। पहली कंपनी थी कॉस्मेटिक कंपनी। उसके बाद में दूसरी कंपनी कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी, ये भी कॉस्मेटिक और परफ्यूम बनाती थी। ये कंपनी आज भी है, जिस कंपनी का नाम है एवॉन। 1939 में इस कंपनी का नाम चेंज हुआ। पहले ये कंपनी थी कैलिफोर्निया परफ्यूम। 1886 से ये कंपनी चल रही है, मतलब 138 साल से एक कंपनी वर्ल्ड में चल रही है डायरेक्ट सेलिंग की। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं ऐसी कंपनियां बहुत आती हैं और चले जाती हैं। देख लो, अगर कंपनी एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कर रही हो, प्रोडक्ट बेस अगर काम कर रही हो, तो कंपनी 100 साल से भी ज्यादा चल सकती है। उसके बाद में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में 1910 में अमेरिका में एजेंट कैंडिडेट एसोसिएशन बन चुका था, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के काम करने वाले डायरेक्ट सेलर के का एक समूह था जो उनको मॉनिटर करता था। 1959 में एमवे कंपनी ने अमेरिका से शुरुआत करी। एमवे कंपनी का नाम किस किस ने सुना हुआ है? अब ये कंपनी लगा लीजिए 65-66 साल पुरानी कंपनी है, और ये वर्ल्ड वाइड आज 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर चल रही है। 1978 में WFDA से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्थापना होती है दोस्तों। उसके बाद में 1995 में भारत में डायरेक्ट सेलिंग की पहली कंपनी जो आई थी उसका नाम था ओरिफ्लेम। ये ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है और आज भी भारत में एग्जिस्ट है, काम कर रही है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों टपरवेयर की। 1996 में टपरवेयर कंपनी ने इंडिया में ऑपरेशन स्टार्ट किए, इंडिया में काम करना शुरू किया। ये लोग प्लास्टिक के बर्तन बनाते हैं किचन के, ये आज भी है कंपनी इंडिया के अंदर भी। 1996 में ही अमेरिका से एमवे ने इंडिया में ऑपरेशन अपने शुरू किए। ये कंपनी आज भी है, जिनको नहीं पता है।
और भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनी मोदी केयर, जिसने डायरेक्ट सेलिंग की भारतीय कंपनी होने का पहला जो है कि नाम इसने बनाया। उसके बाद में दोस्तों इन 28-29 सालों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। अब जब इस बिजनेस मॉडल को कुछ मनी रोटेशन कंपनी वालों ने इस बिजनेस मॉडल को समझा, तो उन्होंने मनी रोटेशन तो क्योंकि बंद हो चुका था, पल्स अगर आप लोगों ने सुना हो, पल्स PSCL राइट, पल्स अगर आप लोगों ने सुना हो, सहारा का फ्रॉड केस अगर आपने सुना हो राइट, इस प्रकार से सादा चिटफंड घोटाला अगर आपने सुना हो, साईं प्रसाद, गोल्ड शुभ, ऐसी जो पहले क्या करती थी, जो RD अपनी कंपनियां हुआ करती थी, जिनमें सेबी के आने के बाद में ये कंपनियां बंद हो गई। सेबी जब आया तो ये कंपनियां क्या हो गई, बंद हो गई। तो ऐसे जो दिमाग वाले लोग थे, जिन लोगों ने एजेंटों के माध्यम से RD FD करना शुरू किया था, उन लोगों ने इस बिजनेस मॉडल का सहारा ले लिया। किस बिजनेस मॉडल का? RD FD। तो यहां पर बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग का बदनामी हुई, जबकि डायरेक्ट सेलिंग और मनी रोटेशन दोनों अलग अलग है। जैसे अब डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मॉडल चुरा करके अगर किसी ने आपसे बोला कि भाई आप सोशल मीडिया पर जितने ऐड देखोगे उतना आपको पैसा मिलेगा, तो इसमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल की कोई गलती है क्या? जबकि वो टोटल फेक है। ऐड देखना तो केवल एक बहाना था, असल काम तो पैसा घुमाना था। अगर ऐड देखने से पैसा आ रहा तो फिर ज्वाइनिंग फीस क्यों ले लो? मेरी बात समझ आ रही है? किसी को पता है इस बारे में? किसी को पता है? सोशल ट्रेड करके एक कंपनी, बात समझ में आ गई? स्पीक एशिया, ऐसी कितनी कंपनियां थी जो हजारों करोड़ का गबन करके इंडिया से चले गई। यस और नो? बात समझ में आ गई? जैसे रिचार्ज वाली कंपनी अभी भी चलती है, अभी भी चलती है रिचार्ज वाली कंपनी। 1000 रुपए का रिचार्ज कराओ, 1000 रुपए का आपको रिचार्ज मिलेगा और साथ में आपको 200 रुपया कैशबैक मिलेगा। अपने बाप के घर से दे रहा तो 200 रुपए, कहां से दे रहा 200 रुपए? साथ में आपको वो ये कह रहा है कि भाई अगर आप इसी प्रकार से मेरे को 1000 रुपए के 10 रिचार्ज करवा दोगे तो मैं आपको 200 रुपए और एक्स्ट्रा दूंगा। इसका मतलब नीचे वाले पैसा देंगे तो मैं ऊपर वालों को पैसा, इसी को कहते हैं मनी रोटेशन। जो आपके गांव में ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। कमेटी सुनी? कमेटी क्या बोलते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम 10 लोगों ने 10-10 हजार रुपए की कमेटी डाल ली एक साल के लिए। क्या बोलते हैं? पीसी, बीसी, बीसी। अच्छा, वैसे गलत शब्द हुआ बीसी। बीसी क्या हुआ? बीसी जानते सभी? ओके, 10 लोगों ने 10-10 हजार रुपए की बीसी डाल दी राइट। अब मान लो कि पहले महीने में धर्मवीर सर का नाम निकला पर्ची में और धर्मवीर सर को 1,20,000 रुपए मिल गए, 1 लाख रुपए मिल गए। फिर अगले महीने प्रहलाद सर को मिला, प्रहलाद सर को 1 लाख रुपए मिल गए। और अगले महीने नाम आया ओम प्रकाश सर का, और ओम प्रकाश सर ने क्या किया? 1 लाख रुपया डाला झोले में और फरार हो गए। बात समझ में आ गई? यस और नो? तो कहने का मतलब है ऐसा होता है या नहीं होता? अरे होता नहीं होता? ये जहां पर भी मनी का रोटेशन होगा बिना किसी प्रोडक्ट या बिना किसी सर्विस के, वहां हर जगह गड़बड़ होगी। चाहे फिर वो आपकी बीसी हो और फिर वो चाहे आपका टीसी हो। बात समझ आ गई? कोई आपको पैसे दे रहा है, उसके बदले में आप उसको सर्विस दे रहे हैं, समझ में आता है। कोई आपको पैसे दे रहा है, उसके बदले में आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन पैसे के बदले पैसा कौन दे सकता है? पैसे के बदले पैसा सिर्फ गवर्नमेंट दे सकती है। बैंक के थ्रू दे सकती है, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू दे सकती है, और या फिर अगर आपको प्राइवेट कंपनियों में पैसा लगाना ही है तो उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पैसा लगाओ। आप किसी का पैसा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। भारत सरकार ने उसके लिए गवर्नमेंट बॉडी बना रखी है। बैंकों को मॉनिटर करने के लिए RBI, इंश्योरेंस कंपनियों को मॉनिटर करने के लिए IRDA, और प्राइवेट कंपनियों को, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों को मॉनिटर करने के लिए सेबी बना रखी है। बाकी आप कहीं भी अगर अपनी मर्जी से पैसा लगाते हैं, जहां पर पैसे के बदले पैसे का लालच अगर आप करते हैं, तो दोस्तों वहां पर धोखा होगा। क्या होगा? धोखा। बात समझ में आ गई?
तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां, फिर जब ये कंपनियों का भी पर्दाफाश हो गया तो फिर उसके बाद में लोगों ने क्या किया कि प्रोडक्ट की आड़ में डायरेक्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट सिर्फ मुखौटा है। क्या प्रोडक्ट सिर्फ मुखौटा है? और ऐसे लोग जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, आपसे पता है कि भाई साहब प्रोडक्ट तो आप कहीं से भी खरीद लोगे, हम तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? अरे भाई साहब आपका प्रोडक्ट मेरी जरूरत का है ही नहीं तो मैं क्यों खरीदूं? अरे बात समझ में आ रही है? यस और नो? स्कैम क्या होता है मैं आपको समझा दूं। अरे समझना चाहते हो? देखो सबसे बड़ा स्कैम होता है जितनी भी ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनियां सीजन ऑफ होने पर जो 50% 60% की फ्लैट सेल लगाती हैं, वो सबसे बड़ा स्कैम है। वहां से समझे समझाता हूं कैसे। एक कंपनी ने 10 लाख आर्टिकल निकाले, 10 लाख कपड़े निकाले, 10 लाख स्वेटर निकाली। क्या निकाली? 10 लाख स्वेटर निकाली सर्दियों के सीजन में बेचने के लिए। उनके 9 लाख प्रोडक्ट बिक गए लेकिन 1 लाख प्रोडक्ट नहीं बिके। उन पे उन्होंने 50% की छूट लगा दी। और हमारे देश की देवियां, हे नारी तू नारायणी, इनको दिख गया जहां डिस्काउंट यहां ये कूद पड़ेगी। बोला आया ना? ऐसा नो? और फिर ये अभी देखना फरवरी जैसे जैसे आएगा ये सेल की तरफ बढ़ेंगी और वहां से ये 50% डिस्काउंट में स्वेटर खरीद करके लाएंगी अपने लिए, अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए, बच्चों के लिए। आया ना? यस और नो? अब आपने 10,000 रुपए के कपड़े 5,000 में खरीद दिए। कितने समझदार हो आप? आया ना? यस और नो? आप समझदार हो या वो समझदार है, ये अभी फैसला करना। उन लोगों ने 1 लाख प्रोडक्ट जो नहीं बिक रहे थे उन्होंने आए दाम पर, लागत पर उन्होंने बेच दिया, अपना स्टॉक क्लियरेंस कर दिया। वो समझदार हो गए। अब आपकी समझदारी समझते हैं। आप सबने मिल करके 50 करोड़ रुपया उस कंपनी को दे दिया। कितना? 50 करोड़, 5 करोड़ 50 लाख रुपया उस कंपनी को दे दिया। आपका पैसा उस कंपनी के पास चला गया और आप इस स्वेटर को कब इस्तेमाल करोगे? 1 साल के। अब आप बताओ कि आप समझदार हो या बेवकूफ? मेरी बात सुन रहे? और मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिन बच्चों के लिए आज आपने कपड़े खरीदे वो अगले साल तक चलेंगे नहीं। साइज छोटा हो जाएगा, फैशन नया आ जाएगा और अगले साल में पहनोगे नहीं। तो इससे बड़ा स्कैम है कोई? तो ये है स्कैम, जहां पर आप पैसा दो और पैसे के बदले में आपको आपका जो सामान आपने लिया है वो आपके काम ही ना आए, तो वो स्कैम है। मेरी बात समझ में आ गई? तो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी कौन सी स्कैम की, अगर ये समझना है तो सीधे सीधी बात समझ लो कि उस कंपनी का प्रोडक्ट आपके काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार आप बिजनेस प्लान को साइड में रखो, आप बिजनेस प्लान को साइड में रखो और उस कंपनी का प्रोडक्ट आप बिना बिजनेस के आप उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे, यहां से उस कंपनी की एथिक्स का पता लगता है। समझ में आ गई बात? यस और नो? और ऐसी कंपनी आई साहब, किसी ने रिक्शे वाले को कोट पैंट बेचे, किसी ने साड़ी सूट बेचे और बेचने वाले भी यहीं बैठे हैं। कुछ लोग बिकवाने वाले यहीं बैठे हैं। बात समझ में आ गई? यस और नो? और कुछ कंपनियां आई मार्केट में जिन्होंने लोगों को रातों रात अमीर बनाने का सपना दे दिया कि आप 2,10,000 रुपए की ज्वाइनिंग लो। कितने रुपए की? 2,10,000 रुपए की बदले में तुम्हें प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो बोला हम उन प्रोडक्ट को करेंगे क्या? ये तो हमारे काम के है नहीं। बोला नालियों में तो हम तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे। क्या दे रहे हैं? क्या मिलेगा इसमें? बोला 25,000 रुपए महीना मिलेगा। क्या मिलेगा? 25,000 रुपए महीना। कब तक मिलेगा? 2 साल तक मिलेगा। कब तक मिलेगा? अगर किसी को 25,000 रुपए महीना मिले 2,10,000 रुपए देने पर, तो 2 साल में उसका 2,10,000 का कितना बन जाएगा? अरे 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। अरे हाँ या ना? यस और नो? तो लोगों ने अपने ट्रैक्टर बेच करके, लोन लेकर के, गहने बेच करके पैसे लगा दिए। और कंपनी का नाम भी बताता हूं, फ्यूचर मेकर, RMCL, पाइपबोर्ड और ऐसी कई चिंदी चोर कंपनियां और आएंगी मार्केट में जो आपको पैसे का लालच।
2 साल में 2,10,000 का 7.5 लाख रुपया बन जाए तो कितना परसेंट रिटर्न हुआ? कोई भी पढ़ा लिखा आदमी बताना मेरे को, कितना परसेंट रिटर्न हुआ? राइट? अगर इतना परसेंट को कंपनी रिटर्न दे सकती है तो फिर ऐसी स्कीम भारत सरकार को क्यों नहीं बता देती? भारत सरकार 6% से ज्यादा ब्याज ही नहीं दे रही है। अरे बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना, तो इतना समझ में आना चाहिए, यस और नो। लेकिन बावजूद उसके आप लोग ऐसी कंपनियों के चक्कर में फिर से फंसोगे। जानना चाहते हो क्यों? अरे जानना चाहते हो क्यों? इसलिए फंसोगे क्योंकि बिना बैठे बिना मेहनत करे अगर किसी को पैसा आ रहा हो तो उससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? हाँ या ना? सिर्फ आपको फंसाने के लिए एक आदमी चाहिए मेरे जैसा। कैसा चाहिए? मेरे जैसा आदमी चाहिए जो अच्छा बोलने वाला हो, मीठा बोलने वाला हो, जिस पर आप विश्वास कर सको। यस और नो? जैसे मैं अभी अपनी कंपनी के बारे में बताने से पहले आपको एक स्कीम देता हूं कि आपको कुछ नहीं करना, 1 लाख रुपया देना। कितना देना है? 1 लाख रुपया देना है और मैं आपको 2 साल तक हर महीने 10,000 रुपए दूंगा। तो आपका 1 लाख रुपए का 2 साल में कितना हो जाएगा? 2,40,000। अरे हाँ या ना? अब बताओ कि मुझ पर विश्वास करके कितने लोग हैं जो पैसा लगाने को तैयार है? 1 2 3 दिल से मैं सिर्फ आपको प्रपोजल रख रहा हूं, मैं सच में थोड़ी कह रहा हूं। राइट? ओके, तो ये कंपनी को जानते हैं क्या? ये क्या स्कीम है? ये जानते हैं क्या? ये किस पे दाम लगा रहे हैं? मुझ पे। मैं कौन हूं? मैं इनका कोई अपना हूं जिस पे मेरे पे विश्वास करते हैं। इस वजह से हमारे देश में पिछले 28 सालों में इतनी ठगी हुई है, क्योंकि हमारे से जो पैसा लेने के लिए आ रहा है वो कौन है? वो व्यक्ति है जिसे हम जानते हैं, वो अपनी गारंटी दे रहा है। एक लड़का था, धर्मपाल नाम था उसका, ठाकुर धर्मपाल सिंह, नीमच जिले के मनासा तहसील के पड़दा गांव का रहने वाला। उसकी स्टोरी सुनना। आज से लगभग 7 साल पहले वो AWPL में हमारे साथ आया और उसने काम करना शुरू किया। साहब काम करना शुरू किया तो जैसे आप काम करना शुरू करोगे, आप अपनी फेसबुक पर फोटो डालोगे तो ये जो गिद्ध है वो नजर लड़ाए बैठे हैं मार्केट में कौन सा नया पक्षी आया है आपको खाने के लिए, कौन नया अभी नेटवर्कर आया है, और फिर वो आपको देंगे रातों रात अमीर बनने का करना। AWPL में तो साफ प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। 17 हजार रुपए के जब हम 3 लोगों को 51,000 रुपए के प्रोडक्ट बेचेंगे तब जाकर के हमें मिलेगा 2,500 रुपया। कितना मिलेगा? 2,500 रुपया। किसी की जेब से पैसा निकालना कितना मुश्किल काम है समझना। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस खेल नहीं है, बच्चों का यहाँ तेल निकल जाता है। अच्छे हमारा काम क्या है? हमारा काम है अगर आप कोलगेट यूज कर रहे हो तो कोलगेट की जगह आपके घर में डेंटल टॉस रिप्लेस करना। अगर आप लक्स साबुन यूज कर रहे हो तो लक्स की जगह अपना साबुन रिप्लेस करना। अगर आप कोई भी XYZ सर्फ यूज कर रहे हो तो उस सर्फ की जगह अपना सर्फ यूज करना। कितना मुश्किल होगा ये चैलेंज करना, आपको समझाना कि भाई हमारा सर्फ क्यों यूज करना है, हमारा प्रोडक्ट क्यों यूज करना है। ऐसे कौन दे रहा पैसा, लेकिन लालच दे दूंगा तो अभी दे दोगे पैसा। बात समझ में आ गई? यस और नो? तो धर्मपाल के साथ में ऐसा हुआ क्योंकि उसे प्रोडक्ट बेचने में आ रही थी दिक्कत और किसी ने उसको समझा दिया रातों रात करोड़पति बनने का तरीका। उसके साथ 2 कोचिंग थे। क्या थे? 2 कोचिंग थे। वो इतना पागल हो गया उसने कोचिंग बंद कर दिया। जितने कोचिंग में बच्चे पढ़ते थे सबका पैसा लगवा दिया और सबको गारंटी दे दी अगर कंपनी भाग गई तो मैं दूंगा पैसा। लोगों को चेक साइन करके दे दिए। कंपनी का नाम था फ्यूचर मेकर और उसने सही में फ्यूचर बना दिया लोगों का। वो कंपनी भाग गई। उसके कंपनी भाग गई क्या? उसका फ्रॉड का केस हुआ, उसका कंपनी का मालिक चला गया जेल में, खाते सारे सीज हो गए। धर्मपाल जो 60-65 किलो का लड़का था आज वो 40-45 किलो का रह गया, सूख करके कांटा हो गया। उसके पिताजी ने अपनी पूरी जमा पूंजी खेती किसानी सब बेच बाज करके लोगों का पैसा चुकाया।
ऐसे लोगों के पास में सिर्फ यही ऑप्शन होता है, तो घर छोड़ के भाग जाओ या जमीन जायदाद बेच करके लोगों का पैसा चुका दो या सुसाइड कर लो। समझ में आ गई बात? यस और नो? और ये बंद नहीं हो सकता, कभी बंद नहीं होगा। मेरा इतना समझाने के बावजूद भी बंद नहीं होगा। आपको अगर कोई लालच देगा 1 के 2, 2 के 4 करने का, तो आप कूद जाओ। समझ में आ गई बात? Yes. फिर भी मेरा प्रयास है पिछले 9.5 साल से लोगों को एजुकेट करने का। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी होती है, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों में कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए। अरे भाई साहब, अपनी कंपनी का तो मैंने अभी तक सही से इंट्रोडक्शन नहीं दिया। उससे पहले मोदी केयर, एमवे, ऑरिफ्लेम और टपरवेयर 4-5 कंपनियों के नाम तो मैं बता चुका हूं। इसका मतलब वो कंपनियां फ्रॉड नहीं है। समझ में आ गई बात? यस और नो? Yes. अरे किसी का होगा इतना दम अपनी कंपनी की मीटिंग के अंदर दूसरी कंपनी का नाम ले हैं? अगर अपनी कंपनी की मीटिंग में दूसरी कंपनी का नाम क्यों ले रहा हूं, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। थोड़ी देर रुक जाओ बस, क्योंकि हमारी कंपनी से बेस्ट कंपनी कोई नहीं। आगे बढ़े। Yes. यस और नो? ओके। तो दोस्तों, उसके बाद में 2021 से डायरेक्ट सेलिंग की रूपरेखा सुधरने लगी इंडिया में। क्यों? क्योंकि हमारे एमडी कंपनी, हमारे जो सीईओ है, एमडी है डॉक्टर संजीव कुमार सर, उन्होंने लड़ झगड़ करके भारत सरकार के सामने उनके अपनी बात रख करके, ऑफिसों के चक्कर लगा लगा करके, मंत्रियों के और सचिवों के चक्कर लगा लगा करके डायरेक्ट सेलिंग की प्रस्तावना कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के अंदर डलवाई कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलर क्या होता है। इसकी जो परिभाषा है, डायरेक्ट सेलिंग भी कोई इंडस्ट्री है। नेता लोग सरकार मानने को ही तैयार नहीं थे। 2021 में अगर इसका श्रेय किसी को जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्री है, ये आज 24,000-25,000 करोड़ का व्यापार करती है। इसमें कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगर ये बताने में भारत सरकार को अगर कोई कामयाब हुआ, तो वो है हमारे एमडी डॉक्टर कि 1915 में अमेरिका में एजेंट एसोसिएशन बन चुकी थी और भारत में 2021 में इसकी स्थापना हुई है। इसके भी प्रेसिडेंट कौन है? हमारे जिन्होंने स्थापना की। और उसकी बदौलत दोस्तों